प्रियांशु और अवनी की सगाई बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बावजूद रात को प्रियांशु की मां को पैरालिसिस का अटैक आ गया। सभी घर के लोग परेशान हो गए थे कि आज सुबह ही इतना शगुन का काम हुआ, फिर ऐसी अनहोनी कैसे हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था, लड़की की कुंडली में शनि भारी है। शनि की नजर अच्छे भले घर को नाश कर देती है। ऐसी नजर लगी कि मेरी अच्छी स्वस्थ भाभी बिस्तर पर आ गई। मोहन जी, जो कि प्रियांशु के पिता थे, अब उन्हें अपनी बहन की बात पर यकीन हो रहा था। रत्ना, तुम सही कह रही थी, मगर मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और अब यह अनहोनी हो गई। आगे और परेशानी ना हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह सगाई ही तोड़ देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो भैया? एक और भाभी बीमार हो गई, दूसरी तरफ भतीजे की सगाई टूट जाएगी। अपने मायके में इतनी बर्बादी मैं नहीं देख सकती। तो तुम ही बताओ क्या उपाय है। बस अब हमें इतना ध्यान रखना है कि अवनी की शादी प्रियांशु से होने से पहले किसी और से हो जाए। तो क्या तुम चाहती हो कि मेरे इकलौते बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी है? मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि पेड़ से शादी करने की बात कर रही हूँ। अवनी की शादी पीपल के पेड़ से करा दी जाए तो उसका शनि का दोष खत्म हो जाएगा। रत्ना के कहने पर अवनी की शादी पीपल के पेड़ से करा दी गई, मगर उन लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया कि पेड़ पर एक साया पहले से ही मौजूद था और अब अवनी की शादी पीपल के पेड़ के साथ साथ उस साये से भी हो गई। उस दिन के बाद से अवनी को अपने आसपास हमेशा किसी के होने का एहसास होता था, मगर उसने जब भी ये बात अपने घर वालों को कही तो उन लोगों ने उसका यकीन नहीं किया। शादी वाले दिन जब अवनी अपने दुल्हन के जोड़े में तैयार थी, वह साया उसके कमरे में ही खड़ा था। अवनी अपने नए जीवन के सपने देख रही थी, मगर उसके जीवन में क्या अनहोनी लिखी थी यह किसी को नहीं मालूम थी। जैसे ही बारात आई, वह साया प्रियांशु के शरीर में दाखिल हो गया। अभी तक प्रियांशु का चेहरा खूबसूरती से चमक रहा था, अब उसका चेहरा काला हो गया था, आंखें लाल हो गई थी। एक बार तो सब लोग उसका चेहरा देखकर हैरान हो गए थे, मगर अचानक ही सबका ध्यान उसके चेहरे पर से हट गया, क्योंकि पूरी शादी का माहौल खराब हो रहा था। तेज हवाएं चलने लगी, मंडप उड़ने लगा। तेज बारिश होने के कारण शादी का पूरा इंतजाम बर्बाद हो गया, मगर फिर भी घर वालों ने जैसे तैसे प्रियांशु और अवनी की शादी संपन्न की। मगर अब वो साया ही अवनी का पति था, क्योंकि उसकी शादी प्रियांशु से होने के बजाय उसी साये से हुई थी। दूसरी तरफ ससुराल में गृह प्रवेश के समय अवनी और प्रियांशु के साथ साथ उस साये का भी गृह प्रवेश हुआ। एक और अवनी के पैरों के लाल निशान, तो दूसरी तरफ उस साये के पैरों के उल्टे काले निशान। अवनी ने जब ससुराल की दीवारों पर अपने हाथों से हल्दी की छाप लगाई तो कुछ ही देर में हल्दी के पीले हाथ काले हो गए थे। मगर नई बहू के गृह आगमन में सब लोग इतने खुश थे कि किसी का भी ध्यान इन सब बातों पर नहीं गया। सारी रस्में होने के बाद सुहाग की सेज पर जब अवनी प्रियांशु का इंतजार कर रही थी, तब वो साया उनकी सुहाग की सेज पर दाखिल हुआ। फूलों को रौंदता हुआ वो साया धीरे धीरे अवनी की तरफ बढ़ने लगा। सेज पर होती हुई हलचल से अवनी को लगा कि प्रियांशु कमरे में दाखिल हो गया। अवनी सकुचाती हुई खुद में सिमट गई। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। धीरे धीरे कंधे का वो दबाव शरीर के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो साया अवनी के साथ वहशी तरीके से पेश आने लगा। अवनी जितना प्रियांशु को जानती थी, उस हिसाब से उसको महसूस हो गया था कि यह प्रियांशु नहीं है। जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को सही कर भागते हुए तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। कमरे के बाहर ही प्रियांशु उससे टकरा गया। क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रही हो? वहाँ पर कोई है। हमारी सुहाग की सेज पर हम दोनों के अलावा और कौन होगा? आज के दिन कुछ भी सोच रही हो? हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। मगर प्रियांशु ने उसकी एक बात नहीं मानी और अवनी को बाहों में उठाकर सुहाग की सेज पर ले गया। मगर अवनी को यह पता नहीं चला कि सेज पर प्रियांशु के भीतर वही साया मौजूद था। अगली सुबह प्यार की खुमारी में जब अवनी प्रियांशु को अपनी बाहों में लेती है तो प्रियांशु के चेहरे की जगह उसे एक डरावना चेहरा नजर आने लगा, जिसकी लाल आंखें, काले होठ थे। उसने अपना सड़ा गला हुआ हाथ अवनी के गालों पर लगाया तो ये देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर प्रियांशु की नींद खुली। अब उसके भीतर कोई साया नहीं था
और वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। क्या हुआ, क्यों चीखी तुम? यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। अरे कल रात को भी तुम्हें यहाँ पर कोई नजर आ रहा था और अब सुबह भी तुम्हें यहाँ पर कोई दिख रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है। अपने प्रियांशु की बात मानकर उसके चेहरे को भूलने की कोशिश करती है, मगर उसके बाद भी कुछ दिनों तक उसे हर वक्त कभी वो साया नजर आता है तो कभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता। खासकर कमरे में अकेले में जब वो अपने कपड़े पहन रही होती या तैयार हो रही होती तो साया एक नवविवाहित जोड़े की तरह उसे परेशान करता। कई बार हवा में ही उसकी साड़ी अटक कर रह जाती। वह कुछ उदास सी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। खासकर जब तक वो प्रियांशु के पास होती तो प्रियांशु का व्यवहार अचानक से बदल जाता और उसकी लाल आंखें उसे परेशान करती। यह सारी परेशानी देखकर उसने कुछ दिनों के लिए अपने मायके आने के लिए सोचा। जब अवनी अपने मायके आई तो वो साया उसी के साथ वहां पहुंच गया। उसी रात वो साया अवनी के साथ वहशीपन पर उतर आया। अब अवनी को यह यकीन था कि यह प्रियांशु नहीं है। वह जोर से चीखी। उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग वहां पर आ गए। क्या हुआ, क्यों चीखी और ये क्या हालत हो गई है तेरी? कहते हुए उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। माँ का ममतामय स्पर्श पाकर वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी बात बताई तो उसके घर के लोग परेशान हो गए। उन्होंने अगली सुबह तुरंत ही पंडित जी को बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी ने अवनी को बुलाकर उसके सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। पंडित जी को एक जोर का झटका लगा और वे दूर जाकर गिर गए। अवनी जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो रही थी। वह गुस्से में थी और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी और वह घर का सारा सामान फेंक रही थी। तभी अचानक प्रियांशु वहां आ गया। अवनी उसे देखकर गुस्से में उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ी। उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया और खुद उसकी छाती पर बैठकर अपने नाखूनों से उसका चेहरा नोचने लगी। मगर तभी पंडित जी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए जल उसके शरीर के ऊपर डाला। जैसे ही वह जल उसके शरीर पर गया, उसके शरीर में से एक काला धुआं बाहर निकला और अवनी बेहोश हो गई। प्रियांशु पहले तो बहुत घबरा गया, मगर जैसे ही वो थोड़ा सा संभला, अवनी की हालत देखकर परेशान हो गया। पंडित जी, ये सब क्या है? मेरी अवनी को क्या हो गया? अवनी के ऊपर किसी बुरे साये की नजर है और हो ना हो वह साया अवनी के इतने करीब है कि उसे किसी और का अवनी के पास होना पसंद नहीं आ रहा। आप लोग अवनी का ध्यान रखना। मैं आने वाली अमावस्या तक विशेष पूजा कर पता करता हूँ कि अब हमें आगे क्या करना होगा। पंडित जी के जाने के बाद घर के सभी लोग हैरान परेशान से बैठे थे। तभी अचानक अवनी को होश आ गया। सभी लोग एक बार को तो डर गए कि अब अवनी क्या तमाशा करेगी, मगर अवनी इस बार नॉर्मल थी और अपने सामने प्रियांशु को देखकर वो शर्मा गई। मगर रात होते होते साया अवनी के ऊपर भारी होने लगा। उसके शरीर में अजीब सी अकड़न हो रही थी। उसकी लाल लाल आंखें और भारी आवाज सुनकर सब लोग डर गए। प्रियांशु डर के कारण उसके पास पलंग पर नहीं सोया। वही कमरे के दूसरे कोने में काउच पर लेटे लेटे जाग रहा था। रात को करीब 11 बजे जब सब लोग सो रहे थे, अवनी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें और बिखरे हुए बालों के बीच गर्दन पर चोट का गहरा निशान था, जिस पर से खून निकल रहा था। उसका पूरा शरीर सड़ी हुई लाश की तरह नजर आ रहा था। उसने अपने गले हुए हाथों से घर का दरवाजा खोल बाहर निकलने लगी। उसके उठने से प्रियांशु की नींद खुल चुकी थी, मगर उसकी भयानक हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर अवनी ने एक बार उसे पलट कर देखा, मगर उसके बाद वो सब कुछ भूलकर घर से बाहर निकल गई। प्रियांशु की आवाज सुनकर सभी लोग जब अपने कमरे से बाहर आए तो प्रियांशु ने उन्हें अवनी के बारे में बताया कि अवनी कैसे और किस हालत में घर से बाहर निकली है। प्रियांशु की बातें सुनकर सभी परेशान हो गए। अवनी के पापा ने तुरंत प्रियांशु का हाथ पकड़ा और वे दोनों अंधेरे में ही अवनी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। दूसरी तरफ पंडित जी मंदिर में हवन कर रहे थे। जैसे जैसे वे आहुति दे रहे थे, अवनी की हालत ठीक होती जा रही थी। जिस पीपल के पेड़ से उसकी शादी हुई थी, वो उस पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ को घूरते हुए देखने लगी। अचानक ही गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बेहोश होती जा रही थी।
अब अवनी पहले की तरह सुंदर नजर आ रही थी। उसके पापा और प्रियांशु उसे उठाकर घर ले आए। अगली सुबह जब उसे होश आया तो सभी लोग उसके आसपास बैठे हुए थे। पंडित जी भी उसके सर पर हाथ रखकर लगातार मंत्र जाप कर रहे थे। बेटा, अब कैसा लग रहा है? बताओ, तुम्हारी सारी परेशानी की जड़ मुझे समझ में आ गई है। कल रात की विशेष पूजा के बाद तुम्हें हमने उस जगह पहुंचा दिया है जहां से यह सब समस्या शुरू हुई थी। जल्द ही तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। पंडित जी बोल रहे थे, मगर अवनी के शरीर में अचानक ही परिवर्तन होने लगा और वो अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें घोर कर देखने लगी। फिर जोर से सांस लेते हुए पंडित जी को धक्का देकर गुस्से में भारी आवाज में बोली, तू क्या पता लगाएगा कि समस्या क्या है? उसके पहले ही मैं अवनी को अपने साथ ले जाऊंगा। देखते हैं कौन जीतेगा इस अमावस्या को। तेरी पूजा खत्म होगी और इसी अमावस्या को अवनी हमेशा के लिए मेरी दुनिया में आ जाएगी। कोई मुझे अवनी से अलग नहीं कर सकता, समझे तुम? मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए थे। हम दोनों जन्म जन्म के बंधन में बंधे हुए हैं। अब इस प्रियांशु को अवनी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। अवनी अब मेरी है, मेरी पत्नी। कहते हुए अचानक ही अवनी हवा में उड़ने लगी और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर प्रियांशु को हवा में लटका दिया। दोनों हवा में लटके हुए थे। पंडित जी ने खुद को संभाला और फिर खड़े होकर गुस्से में अवनी की ओर देखकर बोले, तुम चाहे जितनी भी ताकत लगा दो, अवनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हें हर हाल में उससे दूर करके रहूंगा। पंडित जी की बात सुनकर अवनी गुस्से में प्रियांशु को जमीन पर फेंक देती है। ऊपर हवा में से अचानक नीचे गिर जाने के कारण प्रियांशु के सर में चोट लग गई, जिससे खून निकल रहा था। अवनी तुरंत हवा में से जमीन पर आती है और अपनी जीभ को बाहर निकालकर उस बहते हुए खून को चाटने लगी। उसकी यह हालत देखकर उसकी मां बेहोश हो गई। अब सब लोगों का ध्यान अवनी और प्रियांशु से हटकर अवनी की मां पर आ गया। मौका देखकर अवनी तुरंत खिड़की के सहारे से बाहर निकल जाती है। वह उसी पेड़ पर उल्टा जाकर लटक गई। जब उसकी मां को होश आया तो प्रियांशु के सर की भी पट्टी हो गई थी। सब लोगों को ध्यान में आया कि अवनी घर में नहीं है। सभी उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। पंडित जी उन लोगों को लेकर पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर अवनी पेड़ से उल्टा लटकी हुई थी। शाम का समय हो चला था। जैसे ही वे लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है और उस पेड़ की डालियां अपने आप टूटकर उन लोगों के ऊपर गिरने लगी। अवनी वहीं पेड़ पर लटके लटके जोर से हंसने लगी। एक डाल उड़कर प्रियांशु के सर पर गिरी। प्रियांशु के सर पर पहले से ही चोट लगी थी। जैसे ही भारी डाल उसके सर पर लगी, वह वहीं पर बेहोश हो गया। हम दोनों के बीच जो कोई भी आएगा उसका यही अंजाम होगा। पंडित, तू क्या मेरा अमावस्या को क्रियाक्रम करेगा? उसके पहले ही तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। कहते हुए अवनी ने अपने हाथ से इशारा किया तो पेड़ पर से ढेर सारे चमगादड़ उड़कर पंडित जी के शरीर के आसपास लिपट गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार कर उन चमगादड़ों को अपने तरीके से हटाया और गुस्से में गिरी हुई लकड़ी को उठाकर उस पर कपड़ा लपेटकर मशाल बनाते हुए अवनी की तरफ बढ़ते हुए बोले, अब मुझे समझ आ गया है कि तेरी सारी शक्तियां इस पेड़ के आसपास मौजूद है। तुझे मारने के लिए अब मुझे अमावस्या तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह पेड़ ही नहीं रहेगा तो तेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। यदि बचा सकता है तो बचा ले अपने इस पेड़ को। अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा। कहते हुए पंडित जी ने पेड़ में आग लगा दी। जैसे जैसे वो पेड़ जल रहा था, अवनी जोर जोर से चीख रही थी। कुछ ही पल में वह पेड़ जलकर खत्म हो गया और वो साया भी हवा में विलीन हो गया। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। अवनी जमीन पर गिरी थी। उसके बाद जब उसे होश आया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वह मुस्कुराकर प्रियांशु की ओर देखने लगी तो प्रियांशु भी मुस्कुरा दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि कुंडली या ग्रह नक्षत्र के दोष कुछ भी नहीं होते। हम लोगों की जरा सी नासमझी के कारण तुम्हें कितनी तकलीफ हो गई। कहते हुए प्रियांशु ने अवनी को अपने गले लगा लिया। अवनी भी मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई, मगर उसकी आंखें अभी भी लाल थी। हो भी क्यों ना, उस प्रेत के साथ उसका जन्मों जन्मों का बंधन जो था